पाकिस्तान और आतंक का गहरा नाता है, ये सारी दुनिया अब जान भी चुकी है। लेकिन दुनिया भर में आतंक पर मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता है। कश्मीर में लगातार पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहता है। उसकी पनाह में मौजूद आतंकी संगठन भारत में खून की होली खेलते हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कई बार पाकिस्तान को चेतावनी देने के बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधरा है। पीएम मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर इमरान खान ने उन्हें बधाई देने के साथ ही बातचीत की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। और बिश्केक सम्मेलन में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। सवाल यह है कि क्या मोदी के कूटनीतिक दांव में चीन साथ देगा? क्या मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकियों पर सख्त एक्शन होगा? क्या पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से बाज आएगा? तमाम सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनाते हैं भारत के विदेश सचिव का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। Prime Minister in fact said that we have a consistent position with respect to Pakistan. We discuss all issues through a bilateral mechanism and we look for peaceful settlement through negotiation. We are committed to this process. The Prime Minister recalled that he has made efforts in this regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism and that at this stage we did not see this as happening as yet, and that therefore we expect Pakistan to take concrete action on the issues that India has proposed, on in the areas of concern that we have flagged to Pakistan, that Pakistan should take concrete action in this regard. अब देखिए, हैरत की बात यह है कि बिश्केक में भी अलग थलग पड़ने के बाद पाकिस्तान के तेवर नहीं सुधरे हैं। सुनिए पाक विदेश मंत्री का क्या कहना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई मीटिंग तय नहीं हुई थी और ये वाज़ेह था कि कोई स्ट्रक्चर्ड मुलाकात नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखिए कि अभी वो अपने इलेक्शन के हैंगओवर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पाकिस्तान से इजाजत मांगी, पाकिस्तान ओवरफ्लाइट के लिए। पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर इजाजत दी। इजाजत के बावजूद वजीर खारजा और वजीर आजम को इजाजत दी। इजाजत के बावजूद उन्होंने लंबा रास्ता अख्तियार किया। अब ये क्या अक्कासी कर रहा है? ये अक्कासी कर रहा है उस ज़हनियत की जिसमें अभी तक वो मुब्तला है। मैं समझता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अभी अपने इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आई। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। अब देखिए, इलेक्शन के हैंगओवर की यहां पर बात की जा रही है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का हैंगओवर जरूर रहता होगा। भारत के प्रधानमंत्री भले हैंगओवर से उतरे नहीं उतरे, लेकिन ये जो शब्द है ये बात जरूर बता रहा है कि पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो हमेशा हैंगओवर में रहते हैं। और जरा आप एयर स्पेस जो हमने इस्तेमाल नहीं किया पाकिस्तान का, उसका दर्द भी समझिए। पहले इजाजत मांगी गई पाकिस्तान से, उन्होंने बड़े आराम से हामी भर दी, लेकिन हमने उनके एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं किया और अब उसका दर्द भी साफ झलक रहा है पाकिस्तान के इस बातचीत में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार अलग थलग करने की जो कोशिश पाकिस्तान को की जा रही है, क्या पाकिस्तान के अंदर अकल आएगी या अभी भी वो पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आतंक अब जरूरत बन गया है पाकिस्तान की? बिना इसके उसका काम नहीं चल सकता है। क्या आगे बढ़ना है तो आतंक को आगे बढ़ाते ही रहना होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो इमरान खान चिट्ठी लिखते हैं, बातचीत करने की गुजारिश करते हैं और ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजे जाते हैं। तो दो बातें एक साथ कैसे हो रही है? अगर इमरान खान का दिल इतना साफ है, अगर इमरान खान पाक साफ है और वो चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, तो आतंकियों की घुसपैठ क्यों कराई जाती है? यह बड़ा सवाल है। बातचीत के हिमायती हैं इमरान खान, लेकिन क्या आतंकवाद खत्म करने के हिमायती नहीं है? बड़ा सवाल यह भी कि अब पूरी दुनिया क्या यह समझ चुकी है कि आतंकवाद सिर्फ भारत की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। और अगर सही ढंग से अमन के साथ, शांति के साथ रहना है तो आतंक को न सिर्फ पाकिस्तान से, पूरे विश्व से खत्म करना होगा।
और तमाम बड़े सवाल हैं हमारे, एक एक करके उन सभी सवालों के ऊपर हम जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का हल क्या है, कैसे बुद्धि ठीक की जाए पाकिस्तान की। कई गेस्ट मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पैनल पूरा एक मेरे साथ है, उनका परिचय आपसे मैं करा देती हूं। बीजेपी का हमारे साथ रुख रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी मौजूद हैं, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल है ये। डिफेंस एक्सपर्ट प्रमोद कुमार सिंह है मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए। पाकिस्तान से दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ अरसलान भाटी जी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इसके अलावा विदेशी मामलों के जानकार अहमदाबाद से हमारे साथ नचिकेत जोशी जी जुड़ेंगे। एक एक करके आप सबके पास जाऊंगी। शुरुआत रोहित आपके साथ मैं कर रही हूं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज देखी है उसके हिसाब से और जिस तरह से हमने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और जिस तरह से बाकी राष्ट्राध्यक्ष जो मिले उन्हें बड़ा गर्मजोशी के साथ मोदी ने स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान को जो अलग थलग किया गया, क्या माना जाए गेम ओवर है पाकिस्तान का? सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। हैंगओवर पाकिस्तान को भीख मांगने का हैंगओवर अभी तक पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, गिड़गिड़ाने का हैंगओवर चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान हमारे को लेटर लिख रहा है, लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे बात कर लीजिए। और पाकिस्तान जिस तरीके से हमने कहा है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है और भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है पाकिस्तान आतंकवाद को। तो आज देखिए पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। वहां पर भी समिट के अंदर ही पाकिस्तान चाह रहा है कि इसी तरीके से मोदी जी से बात हो जाए, लेकिन हमारा रुख बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान से जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक कोई बात नहीं पाकिस्तान से साथ होगी। तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो जग जाहिर है और पाकिस्तान के साथ आगे भी जिस तरीके से सबक उनको सिखाना पड़ा उसको सिखाया रोहित, मैं बीच में आपको रोक रही हूं। मेरे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक एडिटर आशीष सिंह सीधा बिश्केक से जुड़े हैं। आशीष, ये बताएं कि क्या बिश्केक में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है एससीओ समिट के जरिए, क्या पूरी दुनिया को हम ये कन्विंस कर पाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता? ये बिश्केक के पहले ही हो गया था और इसकी झलक मुझे जब मैं यहाँ पर आया तब से दिखनी शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, पाकिस्तानी डेलीगेशन या फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लोगों से बात करेंगे तब समझ में आता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ही काफी लो है। उन्हें पता था कि इस बारे में कोई मीटिंग होगी नहीं, कोई स्ट्रक्चर्ड मीटिंग तो छोड़िए, जो पुल साइड या फिर साइडलाइंस वाली जो मीटिंग होती है वो भी नहीं होगी। और जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 3 बार प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान फेस टू फेस आए हैं, सेम स्टेज पे एक ही छत के नीचे, लेकिन हाथ मिलाना तो दूर की बात है, आंख तक नहीं मिला पाए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और ये तब हो रहा है जब पिछले 4-5 महीनों में काफी कुछ हुआ है दोनों लीडर्स और दोनों देशों के बीच में। लोकसभा के इलेक्शन जीते प्रधानमंत्री मोदी, पुलवामा अटैक हुआ है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है। इतना कुछ होने के बाद में ये उम्मीद थी कि शायद इमरान खान कम से कम बात करने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली तीनों डोमेन में बहुत क्लियरली मैसेज कन्वे कर दिया है। जैसे कि पहले जब लेटर लिखा गया था, फोन किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तब साफ साफ मना कर दिया। कल चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने जब बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि क्या वो भारत पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए एक रिक्वेस्ट है चीन की तरफ से, आप कंसीडर कीजिए, भारत ने वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ ना कर दिया। उसके अलावा यहां पर बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई है, पुल साइड नहीं हो रहे हैं, साइडलाइंस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि हाथ मिलाना तो दूर की बात है, नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। और जो कुछ मैं पिछले 24 घंटों में यहां पर खुद देख पा रहा हूं, विटनेस कर पा रहा हूं, ये केवल भारत नहीं कर रहा है, लगभग सारे बड़े देश जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर हो या परमानेंट मेंबर्स हो, वो नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ में। केवल प्रोटोकॉल और जो प्रेजेंटरी एक्सचेंजेस होते हैं, सेरेमोनियल चीजें होती हैं, जो जरूरत की चीजें, केवल उतना ही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं दर्शकों को बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर आए थे अर्ली इवनिंग, दोपहर के बाद, तब पहली मीटिंग हुई चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ, दूसरी मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ, फिर तीसरी मीटिंग हुई अफगान के प्रेसिडेंट के साथ, और पाकिस्तान की इमरान खान की मीटिंग किसके साथ हुई? केवल और केवल जो होस्ट कंट्री है, जो मेहमान कंट्री है, किर्गिस्तान,
उनके राष्ट्रपति के साथ में हुआ, जो कि मैं बायलैटरल में नहीं गिनूंगा, जो कि एक सेरेमोनियल, एक मेहमान नवाजी के नाते मिलना होता है, वो है। इसमें कोई डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वाला भी बात नहीं है। तो कोई भी बड़े नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले तक नहीं है पिछले 24 घंटों में। बिल्कुल। और वो चीन जो पाकिस्तान का हिमायती हुआ करता था, उसे भी हमने दो टूक समझा दिया है कि भाई आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आशीष। और अब मैं रुख करूंगी आपका त्रिपाठी जी, ये बताएं कि बालाकोट के जरिए हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन लगता नहीं, बड़ा जल्दी बालाकोट को भूल भी गया है पाकिस्तान और फिर पुराने ढर्रे पर चल रहा है। देखिए, बिच्छू की आदत होती है कि आप उसको कितना भी कमजोर कर दें, लेकिन वो डंक मारने से मौका पड़ने पे बाज नहीं आता। पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही नियति है। पाकिस्तान में मैं मानता हूं कि जब तक पाकिस्तान में ये नेक्सस हावी रहेगा मिलिट्री और आतंकवाद का, तब तक पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मिलिट्री वहां पर हावी, और किसी भी देश में मिलिट्री को हावी रहने के लिए एक मौका चाहिए होता है, एक बहाना चाहिए होता है, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बना रहे। इसलिए वहां की मिलिट्री आतंकवादियों के साथ मिल करके और अपनी मिलिट्री के द्वारा वहां पर तनातनी का वातावरण तैयार रखती, ताकि वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कह सकें कि देखिए, हम जरूरी है कि हम अपने बॉर्डर की रक्षा करें। तो इसलिए जब तक वहां मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती, तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। मतलब आने वाले कुछ वक्त तक तो आप ये कह रहे हैं कि हम भूल ही जाए, क्योंकि ऐसा होने वाला है नहीं। भूल जाए, ठीक है। मतलब साम दाम दंड भेद, कोई भी हम तरीका अपना ले, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और जहां तक इमरान खान की बात है, मैं आपको याद दिला दूं इमरान खान की नेचर कैसा है उनका, कि 1990s में इमरान खान पाकिस्तान की टीम को लेकर के आए थे भारत मैच सीरीज खेलने जी, और पाकिस्तान के कैप्टन के तौर पे, और सीरीज जीतने के बाद उन्होंने हवा में बल्ला लहराते हुए मैदान में ही कहा था कि जैसे हमने ये सीरीज जीती है, इंशाअल्लाह ऐसे हम कश्मीर जीतेंगे। तो और वो नियत जो उनकी है वो अभी तक दिखाई भी दे रही है। नियत उनकी पहले की है, बिल्कुल। और इमरान खान के रूप में पाकिस्तानी मिलिट्री को एक ऐसा मिल गया आदमी जो कठपुतली बनने को तैयार। ठीक है सिंह साहब, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं, पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं। कश्मीर के ऊपर नियत इमरान खान की अभी से नहीं, 1990 के समय से ही डोल रही है। तो ऐसे इमरान खान चाहे खत लिखे चाहे फोन कर दें, कैसे भरोसा किया जाए? देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूं, अभी जो पाकिस्तान का बजट पेश कर रहे थे वहां के विदेश मंत्री, तो उन्होंने एक बात कही जिसको आप फ्रॉडियन स्लिप तो मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा कि मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट बोथ, उन्होंने ये बात बताई थी, उन्होंने एग्री हो गए हैं डिफेंस बजट कम करने के लिए। इससे उन्होंने जान के कहा, क्यों कहा, और लेकिन वो पाकिस्तान की सच्चाई उन्होंने बयान करी कि वहां पे दो सरकारें हैं, लेकिन है तो वहां पे इमरान खान उनके एक तरह से कठपुतली, वहां पे आर्मी की ही सरकार जो चाहती है आर्मी वही करती है। पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और इस समय जो इमरान खान पे हम क्यों यकीन करें, अभी जैसे कि बातचीत करने के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर के संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और अमरनाथ यात्रा अभी जहां से शुरू होने वाली केपी रोड पे, वहां पे हमला होता है। कौन करता? आलुमर मुजाहिदीन। आलुमर मुजाहिदीन का मुखिया कौन है? मुश्ताक जरगर। वो पाकिस्तान में रहता है, वही मुश्ताक जरगर है जिसको हमने छोड़ा था, वो पाकिस्तान में। तो अब जैसे मोहम्मद के जो लोग हैं आल उमर मुजाहिदीन में ट्रांसफर हो गए हैं, वो अब उनके साथ पाकिस्तान चाहता है। और हाँ, अब जब एससीओ की जब भी कोई इंटरनेशनल बड़े फोरम पे बात होती, पाकिस्तान कश्मीर में हमला कराता है कश्मीर को सेंटर में लाने के लिए। और दूसरी बात एक और है, इसी एससीओ संघाई, त्रिपाठी साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, संघाई जो कॉपरेशन के कंट्रीज हैं, इसमें एक है RATS, रीजनल एग्रीमेंट ऑन टेररिस्ट सिक्योरिटी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसकी पिछले साल बैठक हुई थी पाकिस्तान में। अब जो देश रैट्स का मेंबर हो जी, और कहे कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, और फिर अभी इसीलिए भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने कल जिनपिंग को कहा, चीन के राष्ट्रपति को, कि जब तक पाकिस्तान टेरर अपने यहाँ से खत्म नहीं करेगा बात नहीं होगी।
तो इमरान खान को पहले, अच्छा इमरान खान की दूसरी भी समस्या कि उनका इस समय बजट बहुत खराब, आर्थिक जी स्थिति जी, बहुत खराब और है। यही स्थिति है कि उनको अपना बजट कम करना पड़ा है। सेना ने अपना बजट कम किया है, नहीं वरना किया, वो सेना ने 4.67% नहीं, बढ़ा दिया। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अपने को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आ रहे हैं ताकि लोग यकीन करें उनपे फॉरेन डेट पाकिस्तान, लोग यकीन करें उनपे फॉरेन डेट पाकिस्तान पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है और कि पाकिस्तान सेना दूसरे मद से पैसे ले लेगी अपने लिए। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त नचिकेत जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। नचिकेत जी, ये बताएं, जिस तरह से एससीओ समिट चल रहा है, आपको वहां से किस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरे सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि पूरी समिट के दौरान पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई अहमियत उसे नहीं दी जा रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बाकी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी जो पहुंचे हैं, कोई अहमियत, कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। जी, आज के दिन में आपको एक पहली बात समझनी पड़ेगी कि आतंकवाद एक वैश्विक इश्यू है और पूरे विश्व में आज ये मालूम पड़ गया है ड्यू टू इंडियाज एफर्ट के पाकिस्तानी आतंकवाद का एक घर है। आपको इंडिया के बारे में समझना पड़ेगा कि इंडिया इट्स अ न्यू इंडिया, सही मायने में न्यू इंडिया। जिस तरह से मोदी जी की पॉलिसी रही है पिछली गवर्नमेंट में आतंकवाद के खिलाफ, वो सराहनीय है। दूसरी बात, जब चाइना ने मोदी जी से बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मीडिएशन या कोई डायलॉग कीजिए, तब मोदी जी ने उसका स्पष्ट मना कर दिया। उसका मीनिंग ये होता है कि हम पाकिस्तान के पास किसी भी थर्ड महासत्ता या कोई भी पावरफुल कंट्री का इंटरफियरेंस हम रखेंगे नहीं। आज इंडिया में क्लियर मैंडेट वाली सरकार है, पूरे विश्व की नजर इंडिया पे है, चाहे वो बाजार हो, चाहे पॉलिटिकल रणनीति हो, चाहे स्किल इंडिया हो। मोदी जी की जो रणनीति है वो आज विश्व में बोल रही है और कोई भी देश आज इंडिया के साथ दुश्मनी रखना नहीं चाहता या इंडिया के साथ कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रखना नहीं चाहता। इसलिए आज पूरे विश्व के सभी देश एक क्लियर होकर इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान पे कौन से बेस पे बात करें? तीन गवर्नमेंट पैरेलल चल रही है। इमरान खान से बात करें, मिलिट्री से बात करें, और आतंकवादी तो अपनी बातें करते ही रहते हैं, वो आतंक मचाते ही रहते हैं पूरे दुनिया में। पहले भी बातचीतें होती रही है, ये कोई बात नई नहीं है। उसके बाद हमें क्या मिला? कारगिल, पठानकोट, बैक फाइटिंग करना पाकिस्तान की फितरत है जी। जब तक वो इंटरनली सुधरेगा नहीं, उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक गवर्नमेंट नहीं चलेगी पाकिस्तान में, तब विश्व को भी पता है पाकिस्तान के साथ बात करके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, विश्व को भी ये बात पता है। जीजे सिंह साहब, आपके पास मैं आऊंगी। ये बताएं कि चीन, जो कि पाकिस्तान का शुरू से ही हिमायती रहा है और चीन के बल पर ही पाकिस्तान इतना ऐंठता रहा है, इतना दिखावा दिखाता रहा है, अब चीन को भी हमने ये बात समझा दी है कि भाई पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। तो ये बताएं, जैसा हमने पहले देखा भी कि कई मामलों पर चीन को झुकना पड़ा है, मसूद अजहर को उसने आतंकी घोषित किया, तो आप ये माने कि चीन जो साथ दे रहा था उसके रुख में भी थोड़ी नरमी आई है और भारत के फेवर में वो आया है। और अगर हम चीन को अपनी तरफ कर सकते हैं तो फिर बाकी पूरा विश्व तो ये मान ही रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंकियों को पनाह दे रहा है। ये जो तरीका भारत सरकार इस वक्त अपना रही है, मोदी जो अपना रहे हैं, कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जो है उसकी एक बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो हमें एको आ रहा है, मैडम ठीक करवाइए जरा। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये जो चाइना कर रहा है, चाइना जरूर पाकिस्तान को उसने बताया होगा, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, उसका जो मैसेज है वो चाइना को एक बड़े कारगर तरीके से पहुंचा है। क्योंकि जो चाइना है, चाइना पहले वो हमारी पोजीशन को समझता नहीं था और वो पाकिस्तान की लगातार, जैसे आप जानते हैं, उसके साथ खड़ा हुआ था। अब पाकिस्तान के साथ उसका जो व्यवहार नजर आ रहा है, जैसे उसने मसूद अजहर को जिसे कहते हैं कि
घोषित ग्लोबल जी। टेररिस्ट ग्लोबल करने में मदद की है। इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी उसने एक सिंबॉलिक किया है, क्योंकि हम चाइना के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं कर सकते, ना करना चाहिए हमें जी। क्योंकि चाइना जो है उसका जिसे कहते हैं कि करैक्टर ऐसा है कि वो कभी भी पलटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ मार देगा। और ठीक है, उसके हम साथ विश्वास अगर चीन पे नहीं भी कर रहे हैं तो क्या हमारा एक सख्त रुख जो है, जो सख्त रवैया हमने अख्तियार किया, वो मैसेज पहुंच गया है चीन तक भी? अपना ये क्वेश्चन दोबारा मैडम करना। सर, एससीओ समिट में स्पष्ट तौर पर भारत ने चाइना को ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहा है। समझना मैं ये चाहती हूं कि क्या बिल्कुल स्पष्ट तौर पर और जो सख्त रवैया हमारा है वो हमने चीन को बता दिया है कि हम आतंकवाद और बातचीत साथ साथ लेकर के नहीं चल सकते? ये क्लियर मैसेज और सख्त मैसेज पहुंच चुका है अब चीन के पास तक भी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। ये जो मैसेज चाइना को गया है वो बिल्कुल साफ हो चुका है कि हमारी पॉलिसी ये पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट रही है। शुरुआत के अंदर जब हमारे मोदी साहब आए तो उन्होंने एक अच्छा नरम और एक दोस्ताना वाला अप्रोच किया। जैसे हम सब जानते हैं, लाहौर गए और वहां पे अटेंड किया उन्होंने मैरिज, और उसके बाद हमने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पठानकोट के अंदर जो है आने की भी इजाजत दी और कहा कि ठीक आप करें। और हमने कई स्टेप लिए। नवाज शरीफ को हमने बुलाया था जब इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, मगर अब पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी है। इस टाइम उन्होंने अपने, जैसे हमने देखा इसी साल में 2019 में भी देखा है कि बिम्स्टिक को हमने बुलाया। ठीक है, हम सार्क कंट्री को नहीं और ना ही इमरान खान को बुलाया। ठीक है सर, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान से मेरे साथ अरसलान भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, उम्मीद मैं करूंगी उनके पास आवाज भी पहुंच रही होगी। दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, बात नहीं हो पा रही है इनसे, तो आप दोबारा संपर्क करेंगे। रोहित जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी। ये बताएं कि रुख तो हमने स्पष्ट कर दिया, ठीक है, हमने एससीओ समिट में भी ये बात बता दी, हम पिछले काफी वक्त से भी बता रहे हैं। इमरान खान को भी जितनी बार उनकी तरफ से गुजारिश की गई कि भाई हमसे बातचीत कर लो, हमने उसे भी नकार दिया। पर ये बताएं रिजल्ट क्या निकल रहा है? कल भी हमने देखा ना कि अनंतनाग में हमारे 5 जवान शहीद हुए। तो इस तरह से पाकिस्तान को अगर आपने अलग थलग कर भी दिया, हम ये मान भी ले कि यहां पर कूटनीतिक जीत आपकी है भी, लेकिन जो जवानों की शहादत हो रही है वो कब रुकेगी? इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल शालिनी जी, देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने मालदीव्स में जो अपना पहला दौरा भी किया जीतने के बाद, तो वहां पर ही मोदी जी ने अपना जो था बिल्कुल क्लियर कर दिया था। मोदी जी ने कहा था कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। टेररिज्म जो है वो टेररिज्म है। कुछ देश उसको अपने चश्मे की नजर से देखते हैं, कोई गुड टेररिज्म कहता है, कोई बैड टेररिज्म कहता है, और अपनी परिस्थिति और समय के हिसाब से उसको आकलन करते हैं उसका। लेकिन मोदी जी ने उसी समय, चाहे वो बाकी देश हो, चाहे जो चीन जो पाकिस्तान के साथ हमेशा कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, सबने बिल्कुल सही कहा, जो इन्वेस्टमेंट चीन की वहां पर है और बाकी जो उसके स्वार्थ है उनको लेकर वो खड़ा रहता है। तो चीन को भी वहां से मैसेज क्लियर दे दिया गया था, और वही बात अब यहाँ पर आप समझे नहीं मैंने क्या पूछा। मैसेज किया गया, ये बात मैं भी बोल रही हूँ, पूरा विश्व इस चीज को मान रहा है। मेरे सहयोगी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी ये बात बोली। रोहित, आप मेरे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, उसके बाद मैं लौटूंगी और ये सवाल जरूर रोहित आपसे होगा और जवाब भी आपको इसका देना होगा कि हर रोज आतंकियों को जो नमन हमें करना पड़ रहा है, श्रद्धांजलि हमें देनी पड़ रही है, जो माओ के आंसू निकल रहे हैं, देश का हर व्यक्ति जो व्यथित है जवानों की हर रोज हो रही शहादत से, उसका जवाब कब मिलेगा, कब रुकेगी? बिश्केक में तो हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, लेकिन आतंक को क्या अपने आप से अलग थलग कर पाएगा पाकिस्तान? क्या चीन के सामने हमेशा गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से जब अलग थलग हो गया है तो याचिका करने पहुंचेगा चीन के पास, और चीन क्या आप सुनेगा पाकिस्तान की? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरह से कूटनीतिक तरीके से या फिर दूसरे किसी तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़े और वो आतंक से अब बचे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान की करतूतों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। घाटी में आतंकियों ने
दहलाने का नया प्लान बनाया। बुधवार को अनंतनाग में सीआरपीएफ जवानों पर जो हमला हुआ उसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। घाटी में आतंक का नया जाल। मोदी सरकार के एक्शन से बौखलाए आतंकी। अनंतनाग में पुलवामा जैसे हमले की थी साजिश। ये श्रीनगर में उन 5 शहीद जवानों की आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं जो बुधवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर रवाना कर दिया गया। मगर बुधवार को अनंतनाग बस स्टैंड पर हुए हमले की अब जो कहानी सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। सच्चाई ये है कि 2 फिदायीन आतंकी अनंतनाग में पुलवामा जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी के साथ आए थे। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे आज 5 जवान शहीद हो गए। ये किस्म का फिदायीन हमला था 2 मोटर बाइक टेररिस्ट से। फिदायीन हमले में उनके पास एडवांटेज होता है, वो छुप के पहली बार वार करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कितने हथियारों से करते हैं। उन्होंने पहले अपना मशीन, अपना गन से फायर खोला, फिर ग्रेनेड फेंके, जिसमें 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। बुधवार की दोपहर जब सीआरपीएफ का काफिला अनंतनाग के केपी रोड इलाके से गुजर रहा था, उसी वक्त बाइक सवार आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां बरसाने लगे और फिर हैंड ग्रेनेड से भी हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में जवानों ने एक आतंकी को तो मौके पर ही ढेर कर दिया और कुछ देर बाद दूसरे आतंकी को भी घेर कर मार गिराया, जिसके बाद उनके खतरनाक मंसूबों का सच सामने आया। अच्छी बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने जो दोनों टेररिस्ट को तकरीबन कुछ ही घंटे में ढेर कर दिया। अगर वो ढेर नहीं होते तो वास्तव में उनका जो मोराल बिल्कुल और मोटिवेशन बिल्कुल गिर चुका है और बैकफुट पर है। एक किस्म से फिर आसमान की तरफ छू लेता। ये जो अनंतनाग है अमरनाथ यात्रा के रूट पर है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है और बड़ा लाजमी है कि इस इलाके में सारे के सारे जो आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया जाए या उनको इतनी बुरी तरीके से खत्म किया जाए कि वास्तव में अमरनाथ यात्रा के अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फिदायीन हमले की तैयारी के साथ आए थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट और जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की सख्त नीतियों से आतंकी बौखलाहट में है, जो लगातार घाटी में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अभी इस समय जो कार्रवाई हो सकती है वो यही है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है इसे और सख्त बनाना चाहिए ताकि नए फ्रेश टेररिस्ट पाकिस्तान से हमारी एरिया में प्रवेश न करें और जो 250-275 टेररिस्ट आज साउथ कश्मीर में है ऐसे माना जाता है, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए। सरकार को अनंतनाग हमले की खौफनाक साजिश का सच बताने के लिए सीआरपीएफ के डीजी आरआर भट्टागर गुरुवार को गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह सचिव राजीव गौबा से आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। उधर अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन की सक्रियता भी चिंता बढ़ाने वाली है। इस हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नाम के जिस आतंकी संगठन ने ली है, ये वही संगठन है जिसने 1992 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा किया था और इसी संगठन के आतंकियों ने 1999 में कंधार विमान हाईजैक कांड को अंजाम दिया था, जो घाटी में 20 साल बाद फिर से अपना पैर जमाने की फिराक में है।
पाक कभी सुधरने वाला नहीं है। हालांकि लगा यही था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें लगता हो नहीं रहा है। मेरे साथ बीजेपी से रोहित चैल जी जुड़े हुए। रोहित, कुछ बहुत तीखे सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूं, बिना बात को गोलमोल घुमाए सीधा से इसका जवाब दीजिएगा। आपकी जो भी कूटनीतिक तरीका है पाकिस्तान को झुकाने का, उसकी हम तारीफ करते हैं, इतनी देर से कर भी रहे हैं। जो शो का पहला पार्ट मेरा था, इस डिबेट का पहला पार्ट, मैंने उसकी तारीफ की। अब जरा दूसरी बात बताइए, इतने जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उसका जवाब भी तो आपसे ही मांगा जाएगा। बिल्कुल शालिनी, देखिए जो भी हमारे भारत माता वीर सपूत का शहीद हुए उनकी शहादत लगातार आप देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए आतंकवादी जो घटनाएं हैं, आतंकवादियों को भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से अब तक पिछले वर्ष लगभग 200 आतंकवादियों को जन्म पहुंचाने का काम हुआ। जवानों का शहीद होना रुकेगा? वर्ष की अगर बात करें तो 113 के करीब आतंकवादियों को जन्म पहुंचाने का हमारी सेना ने, हमारे आर्म फोर्सेज ने किया है। मैं मान रहा हूं, देखिए प्रॉक्सी वॉर चल रही है और मैं मानता हूं कि देखिए जिस तरीके से अभी ये बात कही कि जब सुसाइडल जो खुद अपना आत्मघाती जो आता है, जो खुद मरने आता है, वो इस तरीके कहीं ना कहीं उसमें एक आध % होता है कि रोहित, आप सुनिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं, रोहित मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं वो आपको सुना रही हूँ, आप सुनिए। 2014 से दिसंबर 2018 तक 1213 आतंकी घटनाएं हुई है। इन आंकड़ों को आप जरा गौर से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, और उसके बाद आप जरा तराजू पे तोलिएगा कि ये जो आपका फंडा है नहीं बातचीत करने का, कूटनीतिक तरीके से मारने का, वो कितना सही बैठा है। सुनिए रोहित, आंकड़े आप सुनिए। देखिए 183 लोग हमारे मारे गए हैं। इसके अलावा जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था उसमें 46 भारतीय जवान शहीद हुए थे। पिछले 3 साल में 4281 बार संघर्ष विराम तोड़ा है पाकिस्तान ने। पिछले 3 साल में 74 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। अब मुझे ये बताएं, जो बात आप बता रहे हैं मुझे, इसके भरोसे मैं कितनी देर बैठी रहूं, ये बताएं। उतना वक्त हम और इंतजार कर लेंगे। शालिनी जी, बिल्कुल भारत ने देखिए जो भी तरीके से कहा ना, देखिए कूटनीतिक तरीका हो, चाहे सेना का उपयोग करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को अलग थलग करने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर आप वहां के उनके टॉप कमांडर्स हो, चाहे वो जाकिर मूसा हो, चाहे वो बुरहान वानी हो, जो भी उनकी लीडरशिप थी उसको पूरी तरीके से हमारी सेना ने पूरी तरीके से बुरहान वानी नहीं है पाकिस्तान के पास, कहीं ना कहीं सामने 1000 मूसा नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि अगर आपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किसी एक आतंकी को घोषित करवा दिया आतंकवादी, तो पाकिस्तान के पास वो एक नहीं है, उसके पास पूरी खेप है। ये मेरा पहला सवाल था। दूसरे सवाल के ऊपर मैं आती हूँ। एक बात बताइए, आप पाकिस्तान से तो लड़ लेंगे, हमारी घाटी के अंदर जो पाकिस्तान है ना, ऐसे लोग जो है जो आतंकियों के जनाजे में शरीक होते हैं, या तो कल पूरा देश जो हमारे 5 जवान शहीद हुए थे उनके लिए नमन कर रहा था, श्रद्धांजलि दे रहा था, हम गमगीन थे, लेकिन ऐसे लोग जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं, आप उनका क्या करेंगे? उनके लिए कोई प्लान है आपके पास? शालिनी जी, देखिए कश्मीर जो था अपने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के लिए जाने जाता था, लेकिन आज कश्मीर जो है वो एक सूफिज्म के लिए कश्मीर जाना जाता था। आज वहाबिज्म की तरफ कश्मीर बढ़ रहा है। किस तरीके से रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, जो जिस तरीके से जहर उनके अंदर भरा जा रहा है। फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, प्लान बताए ना आपका क्या है, ये बातें सुनकर मैं क्या करूंगी? सोचना पड़ेगा कश्मीर के अंदर हालात। फैक्ट्स पे बात करें, देखिए आप प्लान बताइए ना, क्योंकि इतने वक्त से तो हम देख रहे हैं पत्थरबाजी भी लगातार जारी है। रोहित देखिए, पत्थरबाजी भी लगातार जारी है, जनाजे में लोगों का शरीक होना भी जारी है। सारे काम, सारे रोहित आपसे ही सवाल मेरा है। देखिए जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस उन लोगों के लिए क्यों नहीं जो आतंकियों के हिमायती हैं? सिर्फ आतंकियों के लिए जीरो टॉलरेंस है क्या आपका? वो लोग जो आतंकियों के हिमायती हैं, आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, इसके बाद आप सैफुद्दीन सोज की बात कर लीजिए, इनके लिए आपके पास जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है क्या? क्या इनको बिना खत्म किए कश्मीर के युवाओं को समझनी पड़ेगी? सर समझाएगा कौन? कश्मीर के युवाओं को समझनी पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे जो कश्मीर के नेता हो, चाहे सेपरेटिस्ट नेता हो, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सर समझाएगा कौन? में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीरी जो युवा है उनको भटकाकर पत्थर किया जाता है। मैं समझ गई रोहित, बात ये भी है कि आज उनके रोहित में समझ गए, आपके पास जवाब नहीं है कोई। प्रमोद जी सुनिए आपकी बात, रोहित में समझ गए, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं ये समझ रही हूँ कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग रणनीति है, कूटनीति है, लेकिन मैं रिजल्ट की बात कर रही हूँ। रोहित शांत हो जाए प्लीज, मैं समझ गई, मैं समझ गई। आप फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। प्रमोद जी समझेंगे, उनको उसी बात प्रमोद जी देखिए, जो आतंकवादियों की जो घुसपैठ है, जो
वो जब तक नहीं रुकेगी, लोकल में कुछ लोग हैं, मतलब कश्मीर घाटी में आप कुछ बता दीजिए शालिनी जी कैसे होगा जो अरे रोहित जी, आप ये आप बात समझ तो रहे हैं सुनिए। कि ऐसा पाकिस्तान जो भीख मांगने पर इस वक्त उतारू हो गया है, जो हर जगह हाथ फैला रहा है, आज हमें उसके सामने क्या झुकना पड़ेगा? क्या शालिनी जी, उसके आगे की पाकिस्तान को हमारे भीख मांगने देश का में मजबूर घुसेंगे किया है और हमारे सरकार जवानों ने। को मार करके आप चले यही जाएंगे। समझिए। आप समझिए आज पाकिस्तान की पाकिस्तान हैसियत क्या है हमारे सरकार ने सामने, किया है। कहाँ टिकता है पाकिस्तान हमारे सामने, और बिल्कुल, फिर देश भी की शहादत कितना जो है वक्त वो- हमें देना पड़ रहा है उसे। देखिए शालिनी जी, मुझे पाकिस्तान इस समय पूरी दुनिया में आप कटोरा लेके घूम रहा है। 70 साल से बना हुआ है, आप चाहती हैं कि बिल्कुल 2 मिनट में उसका उपाय निकल जाए। सर 5 साल का मैंने आपको डेटा दिया आप है कटोरे को रोहित, छोड़िए। मैंने जो बात की थी ना पिछले 5 साल की देखिए, थी, जो जवान शहीद हुए, शालिनी, मैंने 1-2 दिन का डेटा रोहित नहीं दिया था, पिछले 5 साल का डेटा मैंने आपको दिया था। अभी कल की बात है, 5 जवानों को हमने बड़ी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। ये मैंने पुरानी बात नहीं की है रोहित, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ कि आप मुझे एक वक्त बता देना कितना इंतजार होगा। रोहित, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रही हूँ, प्रमोद जी आप जवाब दें। अब देखिए, अभी जो आप मुझे बता इंटेलिजेंस दीजिए कैसे इसका इंटरसेप्ट समाधान निकालें। है, रोहित सर, रोहित तो एक आप मिनट तो रुक समझ रहे हो जाए। ना। अभी जो इंटेलिजेंस मेरे पास इंटरसेप्ट कहा है सर इसका हल, मेरे हमारे पास होता तो मैं आपसे क्यों समझती। अब मैं प्रमोद जी के पास जा रही हूँ, उनका भी जवाब लेती हूँ। देखिए, पुलवामा के बाद पाकिस्तान कुछ दिन तक तो चुप रहा, लेकिन अभी उन्होंने हमारी जो पीओके से जो लगती सीमा है, जो एलओसी है, उसके पार उनके करीब 17 से 20 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स उन्होंने तैयार कर दिए, जहां से करीब 200 से 250 आतंकवादी घुसने को तैयार बैठे हैं। और वो उनका मकसद, इमरान खान भले बात करना आपको हमसे करना चाहें, दुनिया को दिखाना चाहें, भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सरकार है, वो जो फौज के अंदर तहत काम करती है, उसके दबाव में काम करती है, जिसकी टेरर पॉलिसी, जिसका जो स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है, वो हमसे बातचीत करके खाली अपने लिए टाइम खरीदता है ताकि वो अपने को और मजबूत कर ले और दुनिया से पैसा ले ले। वर्ल्ड बैंक ने भी अभी बोला उसको जो $6 बिलियन का मिल रहा है, उसमें दुनिया भर की शर्तें हैं, उसमें पीस इन द रीजन सबसे जरूरी है। इमरान खान हमारे पास गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उनके 200 से 250 आतंकवादी घुसने को तैयार हैं। जब तक इन आतंकवादियों को हम रोकेंगे नहीं, पुलवामा जैसी है जो अभी ये केपी रोड पे हुई, जो 2 दिन पहले अनंतनाग में, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 5 बहादुर जवान शहीद हुए, इन बॉडी बैग्स को घरों में आना कम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार को इंटरनेशनल बाउंड्री पे, एलओसी पे फेंसिंग की जैसी भी जरूरत हो, जितनी भी ताकत लगाने की जरूरत हो, आतंकवादियों को आना उनका और जो ट्रेनिंग लेके आते हैं यहाँ पे, वो रोकना बहुत जरूरी। ठीक है त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे भी है, ये बताएं कि हमने पिछले 5 साल में देखा शी जिनपिंग से 10 बार से ज्यादा मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी अगर हम एससीओ समिट की बात करें, पुतिन से गले मिल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। अब मुझे ये बताएं कि शी जिनपिंग आपके कितना भी करीब आ जाए, पुतिन से आप चाहे गले जाकर के मिल ले, क्या पुतिन या शी जिनपिंग जैसे नेता पाकिस्तान का विरोध कर पाएंगे, या फिर सिर्फ मुंह पे आपके अपने बन रहे हैं और पीठ पीछे ये भी उतना कड़ा रवैया नहीं अख्तियार करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ये सिर्फ दिखावटी चीजें हैं। देखिए, अगर वो विरोध कर भी पाए तो सीधी चीज, एक कहावत है कि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखता। हमको ये लड़ाई खुद लड़नी है, दूसरे मुल्क हमें हमारा मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और आप ये देखिए कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा, और आपने जो सवाल बड़ा वाजिब उठाया कि कब तक रुकेगा, तो एक चीज देखें कि पिछले 5 साल में सरहद पे होने वाली घटनाएं बढ़ी हैं, सरहद पे कश्मीर में होने वाली आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याएं बढ़ी हैं, लेकिन कश्मीर के अतिरिक्त भारत में कहीं भी कोई आतंकवादी हमला ऐसा बड़ा नहीं हुआ है। उसको कंटेन करने में हम सफल रहे हैं। यहाँ मैं रोहित जी की बात से समर्थन करता हूँ आंशिक रूप से कि ये इस काम में अभी और देर लग सकती है, क्योंकि देखिए आतंकवादी बाहर से आएंगे या कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगा, या पाकिस्तान से मिलेगा, या हुर्रियत से मिलेगा, या दूसरी जगहों से मिलेगा। हुर्रियत पे हमें काबू पाना है, एक स्टेप। दूसरी स्टेप यह है कि हमें चुन चुन के कश्मीर में आतंकवादियों को मारना, प्रोएक्टिव बन के, ये नहीं कि वो कोई हमला करे उस वक्त अब मारे। तीसरी चीज ये कि हमको बॉर्डर को अपने ज्यादा टाइट सिक्योर करना होगा, और चौथी चीज ये कि इनको अगर फंडिंग न मिले उसके लिए क्या है कि एक तो जैसे अजहर मसूद को मान लिया इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास अगला है FATF है। FATF ने 30 बिंदु बताए थे पाकिस्तान को
पिछली बार अक्टूबर में 30 बिंदुओं में से सिर्फ अक्टूबर में 30 बिंदुओं में से सिर्फ 2 पर पाकिस्तान कुछ करता दिखा है। और FATF ने साफ कर दिया कि अगर आप 28 और बिंदुओं पे काम नहीं करेंगे तो आगे आप ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे। और ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब पाकिस्तान का समस्त व्यापार विदेशों से बंद। और जब वो खत्म होगा तभी पाकिस्तान के हुक्मरानों को और खासतौर से फौजियों को समझ में आएगी कि अब अपनी जेबें भरने या आतंकवादियों को पैसे देने का जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। नचिकेत जी, ये काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, हम भी ये बात जानते हैं कि इसको करना बहुत मुश्किल है, हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा वक्त भी लगे। तो क्या इसका हल आप निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं? जी, इसका हल जरूर निकलेगा। आप एक बात देखिए, पिछले 5 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। आपको समझना पड़ेगा मोदी जी की नीति। मोदी जी का विजन ऐसा है कि हम फर्स्ट पेज पे है तो वो 100वें पत्ते पे पेज क्या बुक पढ़ रहे होते हैं। तो मोदी जी जो भी करते हैं वो स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं। आज जो उन्होंने कैबिनेट बनाई है, मुझे नहीं पता कि इतनी मजबूत और इतनी एलिजिबल कैबिनेट पहले कभी भी कोई भारतीय सरकार में बनी हो। सेकंड थिंग, मोदी जी ने जब भी पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाने का एरियल रूट लिया था और ओमान के थ्रू वो गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड, तभी से वहां पे बातें चल रही थी कि इंडिया का रूट पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, चाइना के कहने के बावजूद मोदी जी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ टॉक्स एंड टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अगर टेररिज्म बंद करेगा तभी वार्तालाप करेंगे। ये चीज बहुत ही फर्म नए न्यू भारत, नए इंडिया का स्टैंड दिखाती है। और यही चीज हमें संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर की तरफ लेके भी जा रही है। आप समझो ये बेबी स्टेप है उसके आगे जाने का। त्रिपाठी जी की बात से मैं काफी सहमत हूं कि जब तक आर्थिक बंदी पाकिस्तान के लिए नहीं होगी तब तक पाकिस्तान टेररिज्म को पैसा देता रहेगा। या तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो जाए या तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद हो जाए जिसका वो मिसयूज करना बंद कर दे। तो ये खूब बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे आप रोहित जी से भी पूछ रहे थे, इस बार सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने 100 दिन का एक्शन प्लान जम्मू एंड कश्मीर को का इश्यू जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए बनाया है। और जो इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान समर्थक है, उनके लिए कड़े से कड़ा रूट करना चाहिए। कड़े शब्दों में निंदा किए बिना उसके सामने कार्यवाही की जाए और क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि अमित जी का होम मिनिस्टर बनने के बाद ये कार्रवाई में काफी तेजी आई है और हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा है। तो मैं आशा रखता हूं कि ये चीज आगे बढ़ती रहे। इसमें जो ये हमला हुआ है, जो अभी जो आलमर मुजाहिदीन ने किया अनंतनाग में, इसका एक पहलू ये भी है कि एक मैसेजिंग है। वो मैं कल किसी से बात कर रहा था जो सुरक्षा के जानकार हैं, तो उन्होंने कहा कि अब अमित शाह जो गृह मंत्री बने हैं तो उसके बाद से 100 डे का जो एक्शन प्लान दिया वो नचिकेता जी बोल रहे हैं एकदम सही बात है। और उसमें सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन सारे लोग मिलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय उसमें लगा हुआ है। वो देखना चाह रहे हैं कि इनका रिएक्शन क्या होगा। अब चूंकि वो जो 5 हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके लिए जितने लोग जिम्मेदार हैं उनको घेरा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। और दूसरा, पाकिस्तान बताना चाहता दुनिया को कि कश्मीर में जो ये है ये इंडिजिनस है, या भैया हम लोग नहीं भेज रहे। आलमगीर मुजाहिदीन वो कहता है कि यहीं पे पैदा हुआ था, लेकिन उसका मुखिया पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो अब भारत सरकार का जो अगला कदम क्या होगा कश्मीर में, चुनाव तभी वहां नहीं होने वाले हैं, तो इस पे सबकी नजर है। और गृह मंत्री अमित शाह इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताएं कि क्या कश्मीर की समस्या का हल पाकिस्तान को दुरुस्त करके सिर्फ हो जाएगा? जो बात मैं शुरू से समझना चाह रही हूँ कि एक पाकिस्तान तो हमारे घर में भी बैठा है ना। ऐसे लोग तो हमेशा उभर करके सामने आ जाते हैं। आप जब आतंकियों को मारने की कोशिश करेंगे वो उनका साथ देना शुरू कर देंगे, समर्थन करना शुरू कर देंगे। हम उन पाकिस्तानियों का क्या करें जो हमारे घर में ही बैठे हैं और कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, बिना बातचीत के तो इसका हल ही नहीं निकलेगा। हम उन लोगों का क्या करें जो पाकिस्तान जाते हैं और इमरान खान को गले मिल करके आते हैं? उनको, पाकिस्तान को तो हम सबक सिखा देंगे और सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो पाकिस्तान पनप रहा है उसका क्या किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकतंत्र के या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे
कोई भी कुछ भी कह सकने को स्वतंत्र हो जाता है और उसको हम मना नहीं कर रोक रही हूँ। आप अगर चंद्रशेखर आजाद की मैं यहाँ पर बात करूं, भगत सिंह की मैं यहाँ पर बात करूं, ये भी तो वो लोग थे ना जो अंग्रेजों को मारने के पहले, जो अंग्रेजों के खुफिया एजेंट बन करके यहाँ रहते थे, उनको पहले मारते थे। तो अगर हम नई नीति पर चल रहे हैं तो हम उस नीति पर क्यों नहीं चल सकते? हमें पहले इन लोगों का सफाया करना होगा जो हमारे अंदर बैठ करके घुसपैठिए का काम कर रहे हैं, जो वहां तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो आतंकियों के हिमायती बने हुए हैं, उनका सफाया क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमें इस जहर बेल के पत्ते या टहनी काटने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें सबसे पहले ये भी करना चाहिए कि उसके पौधों को जो सींचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ घुस करके, हमारे यहाँ बैठ करके हमारे ही लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, पहले तो उनसे निपटना होगा और उनसे सख्ती से निपटना होगा। ये सरकार को नहीं बल्कि ये आवाम को भी इस पे सरकार को मजबूर करना होगा। बताइए सिंह साहब, बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू मी, बिकॉज मैं आपको कहना चाहता था, पहले तो मैं आपको इस चीज की आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने बहुत वाजिब और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न उठाए हैं। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। पहला जो आप कह रही थी कि ये रेट जो हमारा हम डेली देखते हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इनका इलाज क्या है? तो इसका मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आतंकवाद जिसे हम कहते हैं, जो ये टेरर स्ट्राइक्स जिसे हम कहते हैं, हमले होते हैं, जो जिनका जो केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इंडिया में नहीं है, वो ऐसी जगहों पे है जो पाकिस्तान में है। वो जैसे बालाकोट है, जहां हाफिज सईद जहां बैठा हुआ है, जहां जिसे हम कह सकते हैं ये अजहर मसूद है, सलाउद्दीन है, इनके पास एक बहुत बड़ा पूल है, खेत है, जिसके पास बहुत ही आतंकी जो है इंडोक्ट्रिनेट किए जाते हैं, बचपन से उनको तैयार किया जाता है जी। हमारे हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, और उनकी पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको वेपनाइज करती है, ट्रेनिंग देती है, गुर सिखाती है, वो मिलिट्री की पूरी ट्रेनिंग देती है, मिलिटेंट्स होते हैं, पूरे ट्रेनिंग उनको उनके उस्ताद, जैसे आप जानती हैं कि उनके पास सब तरह की जानकारी होती है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, अपनी नापाक हरकतें लगातार उसकी जारी है। माफ करें जीजे सिंह साहब, मुझे बीच में आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ इतना है, लेकिन पाकिस्तान को हमने ये दिखा दिया है, समझा दिया है कि दो नाव पर पैर रख करके अगर वो चल रहा है तो ये बहुत लंबी देर तक वो नहीं यात्रा कर पाएगा। इसके ऊपर लगाम लगानी होगी और एक नाव के ऊपर उसे सवार होना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए पहली बहस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।